जय श्री कृष्णा। आज अपन सबसे पहले कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के अध्याय 2 के भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में अपने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ी, जिसमें आसवन विधि अपने पढ़ी, ऊर्ध्वपातन विधि पढ़ी। आज अपन के पास में है क्रोमेटोग्राफी विधि, परभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। तो सबसे पहले आज हमारी विधि है क्रोमेटोग्राफी विधि। ये उन मिश्रणों को पृथक करने के काम में आती है जिसमें कोई पदार्थ विलय के रूप में एक विलायक में घुला हुआ हो, विलयन के रूप में। ऐसे पदार्थों को क्रोमेटोग्राफी विधि के रूप में काम में या पृथक किया जाता है। तो क्रोमा शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रंग, अर्थात इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रंगों के पृथक्करण के लिए किया गया, इसलिए इस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहा गया है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर के ऊपर अपन एक लाल स्याही का एक धब्बा लगा दें और उसको उस कागज के पन्नी को अपन एक बीकर के अंदर रख देते हैं और सावधानी पूर्वक, और उसमें थोड़ा सा जल भर देते हैं उस जो लगाए हुए चिन्ह से नीचे की तरफ। तो अपन देखते हैं उस फिल्टर पेपर से जैसे ही जल ऊपर की ओर चढ़ेगा और वह जल एक विलायक के रूप में जब उस कलर को विलय करेगा तो वो कलर के रंग ऊपर की ओर बढ़ेंगे और अलग अलग प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाएगा, अर्थात एक ही रंग कई सारे कलर में रंग में विभक्त होता है। इसलिए इस विधि का नाम रखा गया क्रोमेटोग्राफी विधि। तो अपन इस विधि के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जैसे डाई के जो रंग होते हैं इनके पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कलरों में यदि कोई अयस्क है, पिगमेंट है, इनको भी पृथक करने के लिए भी अपन क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है रक्त में यदि कोई नशीला पदार्थ है, इन पदार्थों की जांच के लिए भी इस क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है रक्त में अल्कोहल की मात्रा, नशीले पदार्थों की मात्रा की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी विधि। दूसरी विधि है हमारे पास में परभाजी आसवन विधि। परभाजी आसवन विधि का अपन सबसे बड़ा प्रयोग देखते हैं, जो पेट्रोल के शुद्धिकरण के लिए जो रिफाइनरियां होती है, जो रिफाइनरी के अंदर जो बड़ा सा एक जो भाग बना रहता है वह परभाजी स्तंभ कहलाता है। तो अपन देखते हैं आसवन विधि और परभाजी आसवन विधि में क्या फर्क है। दोनों में द्रव पदार्थ होते हैं, एक दूसरे में विलय रहते हैं, परंतु इन दोनों द्रवों के बीच में उनके क्वथनांकों का यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट का कम से कम 30 या 30 डिग्री से ज्यादा का यदि अंतर है, उनके क्वथनांकों का 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा का अंतर है, तो अपन सिर्फ आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन पिछले भाग में अपने पढ़ा था, अपने जल और पेट्रोल के पृथक्करण के अपने उपयोग देखा था, उसका पृथक्करण अपने किया था, या कोई तेल का उसके साथ में पृथक्करण था। दूसरा हमारे पास में है परभाजी आसवन विधि। तो परभाजी आसवन विधि 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के लिए जिनके क्वथनांकों के बीच में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होना चाहिए, ऐसी विधि के लिए अपन परभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें बाकी आसवन विधि के समान ही होता है, एक चीज अलग रहती है, वह होता है परभाजी स्तंभ। अब परभाजी स्तंभ क्या होता है, ये कांच की एक बड़ी सी नली होती है और उसके बीच में उनके संघनित्र के रूप में कुछ बर्फ के टुकड़े अलग से डाले रहते हैं, जिनसे उनकी वाष्प को जल्दी से संघनित्र करके उनको द्रव में बदला जा सके। आसवन में और परभाजी आसवन विधि में एक ही फर्क है कि उसके ऊपर परभाजी स्तंभ अलग रहता है, बाकी विधि सेम रहती है। इसमें अपने एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अपने ये आरेख चित्र बनाया है, माना कि एक परभाजी स्तंभ है और यहाँ एक संघनित्र के रूप में अपने कुछ बर्फ के टुकड़े और ये चीज डाल दी। अब अपन इसके लिए अपन पेट्रोल का शुद्धिकरण करेंगे। किसके शुद्धिकरण करेंगे अपन? पेट्रोलियम का। तो हम देखते हैं पेट्रोलियम कुछ पदार्थों का एक मिश्रित रूप होता है। जैसे अपन उदाहरण देंगे, पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, ये 4 अपन देखते हैं इसके घटक हैं। पेट्रोलियम के ये 4 घटक है। मान लेते हैं, माना कि पेट्रोल का अपन क्वथनांक देख लें 30 डिग्री मान लेते हैं,
डीजल का अपन 35 डिग्री मान लेते हैं, केरोसिन का अपन 40 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं और मोम का अपन 45 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ये अपने माना है, होता नहीं, अपन मानते हैं। अब अपन इस स्तंभ के अंदर पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करते हैं। तो अपन सबसे पहले इसको उष्मा देते हैं यहाँ से, और माना कि अपन यहाँ से उष्मा दी इसको 50 डिग्री सेल्सियस का। अपन देखते हैं इसके बीच में अंतर 30 डिग्री से कम है, और यदि अपन पूरा अंतर देखें औसत, तो भी अपन देखते हैं यहाँ लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, अर्थात 30 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। तो अपन यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान देते हैं इसको, तो पेट्रोलियम वाष्पशील अवस्था में आता है, और जैसे वो ऊपर की ओर उठती है वो वाष्प 50 से टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, 45 डिग्री तक पहुंचता है, और 45 डिग्री पर अपन देखते हैं कि मोम वाष्प से किस में आ जाता है, द्रव में। तो अपन को सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या प्राप्त हो जाएगा, मोम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन पहुंचते हैं, ये वाष्प धीरे धीरे और ऊपर की ओर उठेगी, टेम्परेचर और घटेगा, तापमान और घटेगा, 45 डिग्री से 5 डिग्री मान लेते हैं और कम हुआ, अर्थात 40 डिग्री पर पहुंचा। तो अपन देखते हैं 40 डिग्री पर कौन अलग हो जाएगा, केरोसिन। तो अपन को बॉक्स नंबर 2 पर कौन प्राप्त हो जाएगा, केरोसिन प्राप्त हो जाएगा। और अब ये वाष्प और ऊपर की ओर उठेगी, तापमान में और कमी होगी, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंची, और 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जो डीजल होता है वह द्रव अवस्था में आ जाएगा, और यहाँ पर अपन को तीसरे बॉक्स में डीजल प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम में सबसे पहले यहाँ पर को ये वाष्प और ऊपर जाएगी, तो और तापमान में कमी होगी, मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, और 30 डिग्री पर अपन को कौन प्राप्त हो जाएगा, पेट्रोल। अर्थात इस पेट्रोलियम के उत्पाद से अपन को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और मोम प्राप्त होता है। तो इस विधि का नाम है परबाजी-आसन विधि। इसका उपयोग अपन वायु से विभिन्न गैसों के पृथक्करण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि वायु 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों से मिलकर बनी है। तो वायु का परबाजी-आसन विधि के द्वारा भी पृथक्करण कर सकते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वायु को किसी साधित्र से गुजारते हैं और उसके ऊपर उच्च दाब लगाते हैं, दाब अधिक हो और तापमान कम हो। कम ताप पर उच्च दाब पर इसको संपीड़ित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से ऑक्सीजन पृथक होती है, मतलब उसको गर्म करते हैं लो टेम्परेचर पर, तो उसके क्वथनांकों से वह सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर नाइट्रोजन, इस प्रकार से ये गैसें अलग अलग टेम्परेचर पर पृथक होती हैं। अर्थात वायु का पृथक्करण भी अपन परबाजी-आसन विधि से कर सकते हैं। अंतिम हमारी विधि है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के लिए प्रयोग में ली जाती है, अर्थात ठोस और जो क्रिस्टलीय पदार्थ हो। क्रिस्टल का मतलब होता है जिनका एक फिक्स शेप हो, अर्थात जैसे हीरा है, चीनी है, नमक है, फिटकरी है, अर्थात जिनकी फिक्स ज्यामितीय संरचना होती है वह क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों को दो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जिसकी फिक्स ज्यामितीय संरचना होती है वह क्रिस्टल कहलाते हैं। तो इनको पृथक करने के लिए भी अपन क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ये विधि वाष्पीकरण विधि के समान ही है, परंतु इससे थोड़ी भिन्न है। अर्थात वाष्पीकरण विधि में वह द्रव वाष्पित हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ एक निश्चित टेम्परेचर पर इसको वाष्पशील अवस्था में लाने के पश्चात इसको विलयन को, मिश्रण को अपन एक जगह पर रख देते हैं और कुछ समय तक उसको शांत रख के रहने देते हैं, और रखने के पश्चात वह जो विलय पदार्थ है वह उस विलायक से तली पर नीचे बैठ जाता है, अर्थात वो क्रिस्टल में बदल जाता है, और ऊपर की जो पदार्थ होता है उनको अपन अलग करके इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपन चीनी की चाशनी बनाते हैं, तो अपन चाशनी को गर्म करने के पश्चात उसको अपन एक निश्चित टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए अपन एक बर्तन में रख देते हैं। तो शांत रखने पर वह क्रिस्टल जो शक्कर की होती है वह द्रव में से वह नीचे तली में जाकर जम जाएगी, अर्थात अपन को चीनी एकदम फिक्स एक क्रिस्टलीय संरचना के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। इस विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण विधि, और इसका अनुप्रयोग सामान्यतः अपन देखते हैं समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई अशुद्ध नमूने में से फिटकरी को पृथक करना हो, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, आज हमारा ये वीडियो यहीं तक था, और इसका जो पीडीएफ है यानी क्रोमेटोग्राफी, परबाजी-आसन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि, इसका अपन मैं पीडीएफ नोट्स में भेजूंगा, वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद।